और इधर जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते बाजार जो है भारतीय बाजार में आज तेज गिरावट नजर आई। ये लगातार चौथा कारोबारी दिन रहा जब बाजार में करेक्शन नजर आया। निफ्टी 272 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी के 50 में से 49 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में भी 928 पॉइंट्स की गिरावट दिखी। बैंक निफ्टी 678 अंक गिरकर 2 फरवरी के बाद पहली बार 40,000 के नीचे बंद हुआ। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही और कल के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी इसकी पूरी जानकारी दे रही है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर और आज भारी बिकवाली देखने को मिली है अक्रॉस द स्पेस, अक्रॉस द सेक्टर। हमने देखा कि आज बिकवाली हावी थी। ग्लोबल संकेत भी काफी ज्यादा कमजोर थे, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार में हर तरफ बिकवाली का ही माहौल था। लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए आज दिन भर मेन इंडेक्स। निफ्टी अगर देखेंगे तो 272 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई, करीब 1.5% नीचे। सेंसेक्स में करीब 927 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी ने पहली बार ऐसा हुआ कि 40,000, पहली बार तो नहीं लेकिन 2 फरवरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 40,000 के लेवल्स को भी नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो भारी गिरावट थी और ऐसे में बाजार पे दबाव बनाने का काम किया बैंक निफ्टी ने। और उसके बाद मेटल स्टॉक्स में भी आज हमने देखा कि गिरावट देखने को मिली है। अगर एडवांस डिक्लाइन भी रेशियो देखेंगे तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 4 शेयर्स ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कारोबार कर रहे थे। सबसे पहले निफ्टी में क्या माहौल था ये हम आपको बता देते हैं। और केवल आईटीसी और बजाज ऑटो आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब नजर आए, हल्के हरे निशान में बंद हुई। और डिवीज लैब में भी हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेस में करीब 11% की गिरावट, अदानी पोर्ट्स 6% नीचे, ग्रासिम में 3.5% की गिरावट, बजाज फाइनेंस 2% नीचे और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 3% की गिरावट आज देखने को मिली है। तो आज मेटल स्टॉक्स में भारी गिरावट थी। और इसके अलावा अगर मिड कैप स्टॉक्स में नजर डालें तो वहां पर भी अदानी ग्रुप शेयरों में कमजोरी थी। अदानी बिल्डर में 5% की वीकनेस देखने को मिली है। और इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, एस्ट्रल, इंडियन बैंक, टाटा टेली, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे मिड कैप स्पेस में जो कि दबाव के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में कुछ स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज हम देख रहे थे कि फार्मा शेयरों का माहौल में जो मूड और माहौल था वो थोड़ा बेहतर था बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में, और वो स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार भी कर रहे थे। पीबी फिनटेक था मिड कैप स्पेस में आज का टॉप गेनर, करीब 3.5% ऊपर। उसके बाद औरोबिंदो फार्मा में भी आज हमने अच्छी तेजी देखी और लिंडे इंडिया, पेट्रोनेट, निप्पॉन लाइफ जैसे स्टॉक्स भी आज हरे निशान में आज क्लोजिंग देखने को मिली। जो एक्शन वाले स्पेस थे उसमें आईटीआई में भी हमने देखा कि खबरों के चलते 6% का उछाल था। नए सीएमडी की नियुक्ति हुई यहाँ पर और उसके बाद हमने देखा कि आज दिन भर ये स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। क्लोजिंग भी जो हुई वो 2% ऊपर हुई है। लेकिन एक और सेक्टर स्पेस आज फोकस में था और वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस। आज हम देख रहे थे कि वोल्टास, सिम्फनी और ब्लू स्टार जैसे शेयरों में 2 से 3% की तेजी देखने को मिली। बढ़ती गर्मी का जो असर है उससे एसी कूलर बनाने वाले शेयरों की में आज खरीदारी भी देखने को मिली। और इस पूरे साल अगर देखेंगे तो करीब 20% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली। तो ये जो थीम था ये आज दिन भर फोकस में रहा है। और इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा गिरावट थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स में करीब 2 से 3% की गिरावट थी और रियल्टी इंडेक्स 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका था। तो ये था आज मार्केट का एक्शन। कल है मंथली एक्सपायरी। अब देखना होगा कि एक्सपायरी के पहले तो हम काफी दबाव देख रहे थे, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है नहीं, इस पे कल फोकस रहेगा। तो ये था आज मार्केट का एक्शन। और बाजार को आखिर किस बात की चिंता सता रही है और निवेशकों को इस माहौल में क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इस पर पूरे एनालिसिस के साथ हमारे ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा मौजूद हैं। अजय, बाजार को आखिर किस बात की चिंता सता रही है? जी हाँ, आज हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी मार्केट में। इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, आज तो एक तरफा गिरावट देखने को मिली, लेकिन 3-4 दिनों से इंडियन मार्केट्स काफ़ी कमज़ोर ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारी चिंताएं बाजार को इस समय घेरे हुई हैं जिसकी वजह से इतना शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में जियोपॉलिटिकल
लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो बाजार जिससे थोड़ा सतर्क हो गया है। हम जो है यूक्रेन और रशिया वॉर का 1 साल कंप्लीट होने को आया है और पिछले 12 घंटे में जो ग्लोबल कमेंट्री आई है, चाहे वो पुतिन साहब की खुद कमेंट्री हो कि हम वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक ट्रीटी को रद्द किया यूएस के साथ। हमने देखा कि चाइना ने रशिया को नई मिलिट्री एड अनाउंस की है। हमने ये भी देखा कि बाइडेन साहब ने, यूएस प्रेसिडेंट ने एक सरप्राइज विजिट काइव में की यूक्रेन में और $500 मिलियन की फ्रेश मिलिट्री एड अनाउंस कर दी और ये सब हो रहा है 1 साल वॉर के ख़त्म होने पे। तो ये डेवलपमेंट देख के बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो गया है। यही नहीं, जियोपॉलिटिकल के अलावा भी अगर हम देखें पिछले 3-4 दिनों में हम और आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि इस बार गर्मियाँ पहले ही शुरू हो गई हैं और दिल्ली, बम्बई, हर जगह पे गर्मी का सीज़न जो है वो ज़्यादा होने की उम्मीद आ रही है। तो बाज़ार को डर है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से और एल नीनो की वजह से अगर मॉनसून को किसी भी तरह का इम्पैक्ट आया तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को इसमें इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्योंकि फलों की और सब्जियों की आउटपुट पे इम्पैक्ट आ सकता है। कम मॉनसून की वजह से बुआई में इशू हो सकता है। तो फूड इन्फ्लेशन का मामला गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो 3rd क्वार्टर अर्निंग सीजन हुआ था वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखें 3rd क्वार्टर में बहुत सारे कंजम्पशन कंपनियां जैसे एशियन पेंट, पिडिलाइट, कजारिया, बाटा, जूते बनाने वाली रिलैक्सो, बहुत सारी सी इनोवेयर कंपनीज, लक्स इंडस्ट्रीज, पेज, सब ने वॉल्यूम ग्रोथ और जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं वॉल्यूम्स में नरमी दिखाई दी, यानी कंजम्पशन थोड़ा नरम था। हाई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑलरेडी नज़र आ रहा है। अगर हम इन कंपनियों के मैनेजमेंट की गाइडेंस को सुने तो आपको कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपको लग रहा है कि 4th क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ शायद नरम ही रहे और इसीलिए वो बाज़ार को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके कमेंट्री में बहुत उत्साह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो बाज़ार को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाला जो अर्निंग सीजन है वो भी थोड़ा नरम रहे और वो नरम रहेगा तो बाज़ार में फ्लोज पे इम्पैक्ट आएगा। वैल्यूएशन हमने देखा है कि एफआईएस बहुत बड़े सेलर रहे हैं। चाइना और ताइवान में पैसा इंडिया से निकल के जा रहा है तो वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जोन में नहीं आया है। ये सारी बातों को अगर आप एक साथ देखें तो बाज़ार में प्रेशर बन रहा है। बाइंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। डीआईएस बाय कर रहे हैं, डीआईएस ने कैश लेवल भी बढ़ा लिए हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर था, डेटा ये बता रहा है कि वो जो है बाज़ार में एक्टिविटी कम कर दी है। तो वॉल्यूम जो है कैश मार्केट की वॉल्यूम्स में गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन ये सारी बातें अगर आप इन सबको एक साथ रखें, मॉनसून का डर, युद्ध की चिंताएं, अर्निंग्स, स्लो डाउन, और आपने देखा है कि यूएस में भी जो डेटा बहुत स्ट्रांग आया था। यूएस में डेटा स्ट्रांग आने की वजह से हायर फॉर लॉन्गर यूएस के रेट्स ज़्यादा समय तक के लिए एलिवेटेड रह सकते हैं और यूएस में अगर रेट्स एलिवेटेड रहे तो इंडिया में भी आरबीआई और ब्याज दर बढ़ा सकता है। ये ब्याज दर बढ़ेंगी तो ईएमआईज़ पे इम्पैक्ट आएगा, कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आएगा। इन सारी बातों को अगर आप देखें तो सिचुएशन शॉर्ट और नियर टर्म में थोड़ी चिंताजनक नज़र आ रही है और यही बातें सोच के बाजार इस समय कमज़ोरी का और करेक्टिव फेज का मामला यहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय, इस गिरावट में अगर रिटेल निवेशकों को देखें तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ हम ईटी नाउ स्वदेश पे बाजार में जो करेक्शन हो रहा है उसका एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक मैसेज हमारा बहुत क्लियर है रिटेल इन्वेस्टर्स। ये पहली बार आप करेक्शन नहीं देख रहे हैं इंडियन मार्केट में। बाजार में करेक्शन का फेज उतना ही तय है जितना बड़ी रैलीज हैं। तो पहले तो रिटेल इन्वेस्टर को देख के, ये बाजार में जो करेक्टिव फेज हो रहा है इसको देख के कतई पैनिक नहीं करना चाहिए। बाजार में करेक्शन भी आपको फेस करना पड़ेगा, बड़ी रैलीज भी फेस करनी पड़ेगी और यही बाजार का नेचर होता है। ये बात ध्यान में रखते हुए रिटेल इन्वेस्टर को एक तो पहली बात का ध्यान रखें, अपनी जो एसआईपीज चल रही हैं आपकी म्यूचुअल फंड में, बाजार गिर रहा है ये सोच के एसआईपीज को रोके ना, पहली बात तो, क्योंकि एसआईपी का असली मज़ा और असली फ़ायदा तो गिरते हुए बाजार में आता है जब आपके वही 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की एसआईपी ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद पाते हैं क्योंकि बाजार नरम हो गया है। पहली बात, अपनी एसआईपीज कतई बंद ना करें। दूसरा, गुड क्वालिटी शेयर्स की राह देखें। अगर आप बाज़ार में कुछ टाइम से एक्टिव रहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट आता है, तो आप ज़रूर बाज़ार को अप्रोच करें, गिरावट के साथ क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें, लेकिन अपने रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉडरेट रखें।
ये ना सोचें कि आज ही बाजार गिर रहा है और मुझे 1 महीने के अंदर बड़ा रिटर्न मिल जाए। करेक्शन है, थोड़ा जारी रह सकता है 2, 4, 6 महीने, और इसलिए आप अपना लॉन्ग टर्म होराइजन रख के क्वालिटी स्टॉक्स जहाँ वैल्यूएशन कंप्रेशन हो रहा है अपना रिसर्च करके आप स्टॉक्स खरीदिए, करेक्टिव फेज का फ़ायदा उठाएं। ये भी आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गिर गया अगर कोई स्टॉक और आपको लग रहा है 30%, 40% घट गया, क्या मैं ले लूँ, इस तरह की चीज़ में मत आइए आप। जस्ट बिकॉज स्टॉक गिर गया है आप इमीडिएट ले लें और उसमें आपको रिटर्न आ जाएंगे, ये सही नहीं है। पूरी होमवर्क करके ही आप बाज़ार के अंदर एक्टिविटी लें, क्योंकि अभी थोड़े फंडामेंटल बाज़ार के शेकी हो गए। 2, 4, 6 महीना करेक्टिव फेज, कंसोलिडेशन का फेज जारी रह सकता है, आपको खूब समय मिलेगा स्टॉक्स लेने का। और एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है रिटेल ट्रेडर को, अगर आपको इस समय ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल रहा है, बाज़ार भीषण है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को संयमित रखें, थोड़ा एक्टिविटी को कम रखें, जब और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगा के काम करें। अपनी पोजीशन साइज, जैसे आप 5 लॉट 10 लॉट ट्रेड करते हैं तो आप 2 लॉट ट्रेड करिए, 1 लॉट ट्रेड करिए। पोजीशंस को छोटा रखें, अगर आपको ट्रेड करना ज़रूरी है और नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ दिन ना भी ट्रेड करें, एक्टिविटी को लो रखें। इस तरीके से करेक्टिव फेज में को भी आप पास कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई बड़े नुकसान के बिना। लेकिन एक बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसआईपी जारी रखें, क्वालिटी स्टॉक्स में लंबे अवधि से निवेश करें और ट्रेडिंग एक्टिविटी का ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस खास विश्लेषण के लिए अजय आपका। बढ़ते हैं आगे। देश की दिग्गज ज्वेलरी कंपनी टाइटन का लग्जरी ब्रांड जोया अब आने वाले दिनों में छोटे शहरों की ओर रुख करने वाला है। टाइटन का इरादा देश भर में अगले 2 साल में 5 से 6 जोया के नए स्टोर्स छोटे शहरों में खोलने का है। कंपनी की और क्या योजनाएं हैं, इस पर टाइटन के एमडी CK वेंकटरमण से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। जोया जो है एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करता है। आपका ऑडियंस जो एक्सक्विजिट पीसेस चाहते हैं लेना, वेडिंग सीजन के लिए तनिष्क है, मिया है, कैरेट लेन है आपके कंपनी के पोर्टफोलियो में। जोया का क्या हेतु है और किस टारगेट ऑडियंस को आप ये जो कलेक्शन है लेकर आए हैं? हमने 13 साल पहले जोया को रचाया, मतलब, और उस समय एक उम्मीद थी कि आने वाले सालों में जो लोगों हैं वो फाइन थिंग्स को पसंद करते हैं, उनका नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और उस मांग में भाग लेने के लिए ये शुरुआत हुई। और हमारी उम्मीद है आज एक स्थिति पे पहुंची है ये जोया ब्रांड। आने वाला 5 और 10 साल में इसका मार्केट एकदम 3-4 बार गुना बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर ये फाइन डिज़ाइंस, एक्सक्विजिट डिज़ाइंस जो हम बनाते हैं और बारीकी जिसमें होती है और गुना क्राफ्ट्समैनशिप होती है, और स्टोर में जो एक्सपीरियंस जोया की स्टोर में मिलता है वो मेरी उम्मीद से बाकी लग्जरी स्टोर में वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं दिला पाते हैं। तो ये सब मिला के हमने जोया का अपॉर्चुनिटी मानते हैं बहुत ही बड़ा होगा। सर, ओवरऑल जोया और वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया। योगी सरकार ने कुल 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 32,721 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसमें नल से जल योजना के लिए सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ का फंड दिया गया है। वहीं रोड और ब्रिजेस के लिए 21,000 करोड़ का आवंटन दिया गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिए
हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। इधर गर्मी की जल्द दस्तक से बिजली की रिकॉर्ड डिमांड की उम्मीद है, जिससे सरकार एक्शन मोड में आ गई है। गर्मियों में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से जानते हैं। प्रकाश, सरकार बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए मिशन मोड में है। यहां तक कि सरकार ने इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला सेक्शन 11 भी लागू किया है। इसकी वजह क्या है? इसके अलावा सरकार ने और कौन कौन से कदम उठाए हैं? देखिए, ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि इस बार गर्मियों में जो पावर की डिमांड है वो ऑल टाइम हाई होने वाली है। और अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो पावर मिनिस्ट्री के अनुमान के हिसाब से अप्रैल महीने में जो पीक आवर पावर डिमांड है वो 229 गीगावाट के रिकॉर्ड लेवल को पार करने वाली है। और ये आंकड़ा सिर्फ अप्रैल महीने का बताया गया है। मई जून के महीने में जब गर्मी में और तेज़ी आएगी और उसको देखते हुए पावर डिमांड में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका एक फैक्टर ये भी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जो पावर डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में पावर डिमांड जो है उसको कैसे मीट किया जाए, इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय ने एहतियातन कई तरह के अहम कदम उठाए हैं ताकि जो पावर शॉर्टेज की स्थिति जो है देश के अंदर न हो आने वाले दिनों में। सबसे पहला फैसला तो ये लिया ऊर्जा मंत्रालय ने कि सभी कंपनियों को जो पावर प्लांट्स हैं और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि वो अपनी कुल रिक्वायरमेंट का कम से कम 6% कोयला जो है वो इंपोर्ट करें, जो कि ब्लेंडिंग पर्पस के लिए होगा। पहले इसको ऑप्शनल बनाया गया था, लेकिन अब इसको ज़रूरी बना दिया गया है ताकि जो गैप है पावर प्लांट्स को जितने कोयले की ज़रूरत है और जितनी सप्लाई डोमेस्टिक सोर्सेज से हो रही है। और चलिए इस वक्त एक अहम खबर हमारे पास आ रही है जिससे आपको वाकिफ करा दें। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को आज भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह और नाम पर चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उद्धव गुट ने नाम और पहचान चिन्ह को लेकर और इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।